अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 9 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी यकसा सिविल कोड पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने मशवरा दिया है कि मरकज़ी हुकूमत को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे तमाम मज़ाहिब के लोग नाराज़ हो जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरहनी बाग रोड चौराहे पर मौजूद कदीम मस्जिद सुरहनी बाग के ताल्लुक से हिदायत की है कि आइंदा समाअत तक मस्जिद की मौजूदा हालत को बरकरार रखा जाए, यानी इसमें किसी तरह की तोड़ फोड़ या दीगर कार्रवाई इंतजामिया की जानिब से न की जाए। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वजीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के 40 और उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 अरकान असेंबली को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ तसादुम में अब तक 15 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तिला है। गुजरात हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी के खिलाफ दायर हत्या इज्जत मुकदमे में राहत नहीं दी। अदालत ने राहुल गांधी की नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और उनकी सजा बरकरार रखा। इसी पर मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। रूसी यूक्रेनी जंग शुरू हुए 500 दिन हो गए हैं, ताहम बज़ाहिर इस जंग का इख्तिताम दिखाई नहीं देता। तफसीलात आज की दूरबीन में जरूर देखिए। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और IMF के वफ़द के दरमियान लाहौर में हालिया मुलाकात की मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने तौर पर तशरीह कर रही है। PTI इस मुलाकात पर बेहद खुश है, जबकि हुकूमत इसे एक आम मुलाकात करार दे रही है। क्या है मुलाकात की असल वजह, दूरबीन की तफसीलात में जरूर देखिए। तकरीबन एक दहाई कबल एक फ्रांसीसी माहिर तालीम ने अपने एक मकाले में लिखा था कि फ्रांसीसियों में उदासी की वजह खुद उनकी सकाफत है, जो उन्हें उदास रखना सिखाती है। आज की दूरबीन में फ्रांसीसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। बांग्लादेश पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के दूसरे सबसे बड़े लीडर और भारत को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकराम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रवां माह अक्टूबर से शुरू होने वाले क्रिकेट आलमी कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक फैसला हुकूमत करेगी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। यकसा सिविल कोड को लेकर मुल्क में काफ़ी बहस हो रही है। लॉ कमीशन ने इस मामले पर मुल्क के लोगों और मजहबी तंजीमों से राय तलब की है। दरअसल जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी यकसा सिविल कोड पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने मशवरा दिया है कि मरकज़ी हुकूमत को UCC के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तमाम मज़ाहिब के लोग नाराज़ हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने हफ्ता यानी 8 जुलाई को न्यूज़ एजेंसी NIA को बताया कि आर्टिकल 370 को मनसूख करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन वगैरह भी हैं। बैक वक्त इतने मज़ाहिब को नाराज करना किसी भी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं होगा और इस हुकूमत को मशवरा दिया कि वो ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी ना सोचे। ख्याल है कि UCC पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद पूरे मुल्क में इस मामले पर बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जुमेरात को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और NCP के सरबराह शरद पवार और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से इस मामले पर बातचीत की। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान ने कहा कि कांग्रेस ने यकीन दिलाया है कि जब UCC पार्लियामेंट में बहस के लिए आएगा तो पार्टी उनके तहफ़्फ़ुज़ात का नोटिस लेगी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से आज़ाद ने कहा है कि 2018 में असेंबली तहलील होने के बाद से हम इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कब होंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम रियासत में जमहूरी निज़ाम की बहाली का इंतजार कर रहे हैं, यानी मुंतखब नुमाइंदा MLA बनकर वही हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत में ये काम सिर्फ मुंतखब नुमाइंदा ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में ऑफिसर सरकार 6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरहनी बाग रोड चौराहे पर मौजूद कदीम मस्जिद सुरहनी बाग के ताल्लुक से एक अहम हुक्म सादिर किया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने NDMC और पुलिस से उनका रुख वाज़ेह करने को कहा है और साथ ही सभी फरीकैन से 12 जुलाई को मस्जिद सुरहनी बाग का ज्वाइंट सर्वे करने की हिदायत दी है।
जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने वक्फ बोर्ड की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत 14 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी और कहा कि तब तक मस्जिद की मौजूदा हालत को बरकरार रखा जाए, यानी इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या दीगर कार्रवाई इंतजामिया की जानिब से न की जाए। दरअसल गुज़िश्ता दिनों मस्जिद सोनारी बाग का एक सर्वे NDMC और कुछ दीगर अथॉरिटी के जरिए कराया गया था। इसकी खबर वक्फ बोर्ड को नहीं थी और जब सर्वे की खबर आम हुई तो मस्जिद पर इंतजामी कार्रवाई का अंदेशा जाहिर किया जाने लगा। बाद अज़ा वक्फ बोर्ड ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मुतालबा किया है कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने से NDMC को रोका जाए। बोर्ड ने कहा है कि इस मामले को दोनों फरीकैन के साथ अमली तौर पर निपटा जाना चाहिए। जज ने समाअत करते हुए कहा कि उनके ज़मीर को इत्मीनान चाहिए कि सभी मजहबी ढांचों के साथ यकसा सलूक किया जाए और मजहबी ढांचों पर पॉलिसी यकसा तौर पर नाफिज की जानी चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश वकील वजिया शफीक ने कहा है कि अफसरान ने ट्रैफिक पुलिस के एक खत की बुनियाद पर उनकी मौजूदगी के बगैर इलाके का सर्वे किया गया और इसमें NDMC को इंतहाई कदीम मस्जिद की जगह पर सोनारी बाग चौराहे को फिर से डिज़ाइन करने से मुताल्लिक जांच करने के लिए कहा गया था। वकील ने जज के सामने ये भी कहा कि बदनीयती और मनमानी तरीके से मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जज प्रतीक जालान ने इस अर्जी पर समाअत करने के बाद नोटिस जारी किया और कहा कि मस्जिद को आइंदा समाअत तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अदालत ने नोटिस में कहा है कि सभी फरीकैन को 12 जुलाई 2023 को दोपहर 3 बजे एक ज्वाइंट सर्वे करने की हिदायत दी जाती है और ज़रूरत के मुताबिक आगे का सर्वे तय कर सकते हैं। NDMC किसी दीगर अथॉरिटी को सर्वे का नोटिस देने के लिए आज़ाद है। हुक्म में यह भी कहा गया है कि मुद्दा अलैह 2 हफ्ते में अर्जी पर जवाब और ज़रूरी रिकॉर्ड दाखिल करें। ज्वाइंट सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। जुमा के रोज़ हुई इस समाअत में NDMC के वकील ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में मस्जिद के निज़ाम से मुताल्लिक जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो गलत है। अदालत ने इसका रुख रिकॉर्ड पर लेते हुए NDMC से किसी भी कार्रवाई की हालत पर राब्ता करने को कहा। इस दरमियान अर्जी दहिंदा वकील वजिया शफीक ने यह भी वाज़ेह किया कि मस्जिद सोनारी बाग की वजह से इलाके में ट्रैफिक का मसला नहीं था और सर्वे की जानकारी वक्फ बोर्ड को वक्त पर हासिल नहीं हुई थी। जब तक बोर्ड के अफसरान मौके पर पहुंचे मुबैना ज्वाइंट सर्वे का अमल खत्म हो चुका था। हालांकि मस्जिद के इमाम से यह भी पता चला कि कुछ अफसर ने मस्जिद का जायजा लिया और कोई मुनासिब तरीका इख्तियार करने की जगह उसे मुनहदिम करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वजीर आला एकनाथ शिंदे ग्रुप के 40 और उद्धव ठाकरे ग्रुप से 14 अराकीन असेंबली को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। उन सभी अराकीन असेंबली को नाहल ठहराए जाने की अर्जियां असेंबली स्पीकर के पास दाखिल की गई। उन अराकीन असेंबली को 7 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया। साथ ही कहा गया है कि उस बात के दस्तावेजी सबूत भी दाखिल करें क्योंकि उनके असेंबली की रुकनीत रद्द न की जाए। असेंबली स्पीकर ने कहा था कि उन्हें इंतखाबी मिशन से शिवसेना के आइन की कॉपी मिली है, उसके बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। उसके अलावा वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत उनके ग्रुप के 16 अराकीन असेंबली को नाहल ठहराए जाने के मामले की अर्जी पर भी अदालत में जल्द ही समाअत होने वाली है। जराए का कहना है कि असेंबली स्पीकर इस मामले में वजीर आला एकनाथ शिंदे और शिवसेना बाला साहब ग्रुप के लीडर उद्धव ठाकरे को भी तलब कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और आंध्री ईस्ट से उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना के टिकट पर गुज़िश्ता साल जीतने वाली ऋतुजा लाटके को ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। इससे कबल उद्धव ग्रुप के रुकन असेंबली सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर को हिदायत देने की अपील की थी कि एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप के 16 अराकीन असेंबली की नाअहलियत के मामले में जल्द ही फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को असेंबली स्पीकर को शिंदे ग्रुप के 16 अराकीन असेंबली पर फैसला लेने को कहा था। उनमें वजीर आला एकनाथ शिंदे भी शामिल है। उन सभी पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने और पार्टी वेब को नजरअंदाज करने का इल्जाम है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल जून में एकनाथ शिंदे ने 15 अराकीन असेंबली के साथ उस वक्त वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसके नतीजे में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी हुकूमत गिर गई थी। उसके बाद शिंदे ने अपने साथी अराकीन असेंबली के साथ बीजेपी से इत्तेहाद कर लिया और हुकूमत बनाई थी। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। गुजरते वक्त के साथ रियासत के बेशतर अजला में भयानक खूनी झड़पों का सिलसिला भी जारी है। रियासत में तसादुम के दौरान अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की इत्तला है। एक उम्मीदवार समेत तृणमूल कांग्रेस के 7 रुकन, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के 2 और कांग्रेस का 1 कारकुन तशद्दुद के वाकयात में मारा गया।
शिमाली और जनूबी 24 परगना के अलावे मुर्शिदाबाद, मालदा और कोच बिहार अजला भी तशद्दुद की जद में है। पुरतशद्दुद तसादुमों में लोगों की एक बड़ी तादाद के जख्मी होने के अलावा कम से कम 2 पोलिंग स्टेशनों के बेल्ट बॉक्सों को तबाह कर दिया गया। दरअसल सुबह 11 बजे तक सिर्फ 22.6% वोट डाले गए, जो दही बंगाल की तारीख में अब तक का सबसे कम वोट फीसद है। गवर्नर CV आनंद बोस ने रियासत में पंचायती इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया जहां पोलिंग जारी है और रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर ने पूछा कि जमहूरियत के मुहाफिजों की हिफाजत कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन खामोश इख्तियार किए हुए हैं। गवर्नर ने कहा है कि उन्हें बताया गया कि रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हलाकतों और तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि आम लोगों की हिफाजत कौन करेगा। इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैंने उनसे जवाब तलब किया है कि आवाम और जमहूरियत की हिफाजत कौन करने वाला है। गुजरात हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी के खिलाफ दायर हत्या इज्जत के मुकदमे में राहत नहीं दी थी। अदालत ने राहुल गांधी की नजरसानी की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और उनकी सजा बरकरार रखा गया। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस यानी MPCC के सदर नाना पटोले ने कहा है कि सियासी बदनीयती के सबब दबाया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी MPCC के सदर नाना पटोले ने जुमा को कहा है कि अदालत के फैसले पर कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी की आवाज को सियासी नफरत की वजह से दबाया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सियासी इंतकाम की वजह से राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिन्होंने किसी भी कम्युनिटी की तौहीन नहीं की है, लेकिन बीजेपी उन्हें गंदी सियासत के जरिए उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कानून सबके लिए बराबर है और कांग्रेस को अदलिया पर भरोसा है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी लीडर राहुल गांधी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के दरमियान ताल्लुकात को मुसलसल बेनकाब कर रहे हैं, जिससे मुश्ताल होकर मोदी हुकूमत और राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह की साजिशें कर रही हैं। जुमा को यहां जारी एक बयान में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के C वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के साथ मुत्तहिद है और उनकी लड़ाई में पूरी ताकत के साथ उनकी हिमायत कर रही है। इसी सिलसिले में पार्टी बुध के रोज 12 जुलाई को मुल्क भर में खामोश सत्याग्रह का एहतमाम किया है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासतों की राजधानी में बाबा कौम महात्मा गांधी के मजस्मे के सामने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खामोश सत्याग्रह मुनक्किद किया जाएगा। इस सत्याग्रह में पार्टी के रियासती सदर और दीगर लीडरों के साथ पार्टी के तमाम मेंबरान असेंबली, MLA और तमाम ओहदेदार हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मोदी हुकूमत के जरिए सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुसलसल लड़ रहे हैं, जिसके पेश नजर बीजेपी हुकूमत ने एक साजिश के तहत उनकी लोकसभा की रुकनीत मनसूख कर दी है। राजस्थान के खुराक और सिविल सप्लाई के वजीर प्रताप सिंह कशरियावास ने कहा है कि ओपोजिशन के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी से लोकसभा की रुकनीत छीनने और उन्हें अपना घर खाली करने की बीजेपी की तरफ से रची गई साजिश को मुल्क कभी माफ नहीं करेगा। प्रताप कशरियावास ने यहां एक बयान में कहा है कि अदालत की तरफ से राहुल गांधी की अर्जी को खारिज किए जाने से रियासत और मुल्क के अवाम मायूस है। हम अदालत के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। मुल्क के अवाम और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ खड़ी है और इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। कशरियावास ने कहा है कि जैसे ही लोगों को राहुल गांधी की अर्जी के खारिज होने का इल्म हुआ, जयपुर सिटी कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान रियासती कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर जमा हो गए। उसके बाद कांग्रेस कारकुनान ने राहुल गांधी की हिमायत में नारे लगाए, जुलूस निकाले और सड़कों पर राहुल गांधी के साथ जद्दोजहद का ऐलान किया। रूसी यूक्रेनी जंग को शुरू हुए 500 दिन हो गए हैं, ताहम बज़ाहिर इस जंग का इख्तिताम दिखाई नहीं देता। जून के अवाइल से यूक्रेनी अफवाज मुल्क के जुनूब और मशरिक में रूस के जेर कब्जे इलाकों को बाजियाब कराने की कोशिश में है। मगरबी ममालिक के अरबों डॉलर की अस्करी इमदाद और फौजी साजो सामान की फराहमी के बावजूद यूक्रेनी दस्ते अब तक दर्जन भर देहात और कुछ ही इलाकों आज़ाद कराए गए हैं। रूसी अफवाज ने मुतअद्दिद महाजों पर सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं और उनके पास असलहे की भी भरमार है। यही वजह है कि अब तक यूक्रेनी अफवाज की पेशकदमी सुस्त है। रूसी अफवाज ने 24 फरवरी सन 2022 के रोज यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस जंग के 500 दिन मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलखुसूस आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत की है। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के मॉनिटरिंग मिशन के मुताबिक अब तक इस जंग में 9000 शहरी मारे जा चुके हैं, जिनमें तकरीबन 500 बच्चे भी शामिल है।
इस आलमी इदारे ने यह भी कहा है कि मारे जाने वाले शहरियों की हकीकी तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबशिर मिशन के नायब सरबराह यूक्रेन के लिए यूरोप की हिमायत के 500 दिन रूसी यूक्रेनी जंग के 500 दिन मुकम्मल होने के मौके पर अमेरिका ने जुमा के रोज एक तरफा तौर पर यह ऐलान किया था कि हुकूमत को क्लस्टर बम फराहम किए जाएंगे। यूक्रेनी वजीर दिफा ने हफ्ते के रोज कहा कि क्लस्टर बम दिफाई मकासद के लिए सिर्फ उन इलाकों में इस्तेमाल किए जाएंगे जहां रूसी दस्ते कब्जे किए हुए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये बम हरगिज रूस के अंदर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। दूसरी जानिब यूरोपीय इत्तेहादी अमरीकी फैसले से मुत्तफिक दिखाई नहीं देते। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि उनका मुल्क और कन्वेंशन पर दस्तखत हो चुका है जिसके तहत क्लस्टर बम का इस्तेमाल ममनू है और इसीलिए वो खुद यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से ऐसे बम मुहैया किए जाने के हौसला शिकनी के हामिल है। हफ्ते के रोज सहाफ़ियों से बातचीत में बरतानवी वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत करदा जंग में यूक्रेन के दिफा की कोशिश जारी रखें। इधर हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने भी आज ही इस बारे में अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश किया है और कहा है कि स्पेन यूक्रेन को क्लस्टर बम फराहम किए जाने के खिलाफ है। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी इक़दाम को कमज़ोरी और बेबसी से ताबीर किया है और कहा है कि यह साबित करता है कि यूक्रेनी हमला दरअसल नाकाम हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और IMF के वफ़्द के दरमियान लाहौर में हालिया मुलाकात मुल्क की मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने तौर पर तशरीह कर रही है। PTI इस मुलाकात पर शादियाने बजा रही है जबकि हुकूमत और कुछ माहिरीन इसे एक आम मुलाकात करार दे रहे हैं। PTI के हामियों का कहना है कि इस मुलाकात से ये बात साबित होती है कि बैन अक़वामी इदारे मौजूदा हुकूमत पर भरोसा नहीं करते, जबकि PTI के मुखालिफिन इमरान खान को उनका वादा याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वो IMF के पास जाने से पहले खुदकशी कर लेंगे। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा कल तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से लाहौर में जमान पार्क में एक मुलाकात की थी जिसमें वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ निटन पोर्टर ने भी शिरकत की थी। साबिक़ वज़ीर हम्माद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, मुज़म्मिल असलम और PTI के दीगर रहनुमाओं ने भी इस मुलाकात में ज़ाती मौजूदगी के साथ वीडियो कॉल के जरिए शिरकत की थी। IMF ने इस मुलाकात का मकसद बताया कि वो $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के हवाले से सियासी जमातों से बातचीत करना चाहता है जिसके लिए IMF के वफ़द ने PTI और PP के रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से एक वीडियो खिताब में कहा कि वो इस मुआहिदे को नई हुकूमत के आने तक सपोर्ट करते हैं और ये कि नई हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद अपने प्रोग्राम के मुताबिक IMF से बातचीत करेगी। PTI के एक रहनुमा रऊफ़ हसन का कहना था कि ये मुलाकात इस पार्टी की सियासी अहमियत को जाहिर करती है। रस्मी बयानात से दूर सियासी हलकों में इस मसले पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। PTI ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि इसकी कामयाबी है। पार्टी का दावा है कि उसके 10,000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पार्टी रहनुमाओं पर यह दबाव भी डाला जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। तकरीबन एक दहाई कबल एक फ्रांसीसी माहिर तालीम ने अपने एक तहक़ीक़ी मकाले में लिखा था कि फ्रांसीसियों में उदासी की वजह खुद उनकी अपनी सकाफत है जो उन्हें उदास रहना सिखाती है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर कार्डिया सिंह ने लिखा था कि अपनी दौलत और तर्ज जिंदगी की वजह से जितना फ्रांसीसी लोगों को खुश रहना चाहिए वो अपने तालीमी निज़ाम और सकाफती जहनीत की वजह से उससे कहीं ज़्यादा ना खुश हैं। हालांकि अगर ये देखा जाए तो फ्रांस में आवाम की फलाह बहबूद का बेहतरीन नज़्म है जिसमें मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलियाती तक सबकी रसाई है। सन 2022 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फ्रांस हैप्पीनेस में 20वें नंबर पर है जबकि पहले नंबर पर फिनलैंड है। इस सर्वे में इस अम्र का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इसमें नंबर 121वां है जबकि इंडिया 136वें नंबर पर आता है। प्रोफेसर कलाडिया सिंह ने अपनी तहकीक से यह खस किया कि उदासी या कम खुश रहने के ये रवैये बच्चे स्कूल और समाजी मेल जूल के दूसरे तरीक़ों से सीखते हैं और ये भी कि जो पनाह गुज़ीन फ्रांस आते हैं वो वहाँ रहने वाले फ्रांसीसियों से ज़्यादा खुश होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो फ्रांसीसी मुआशरे का हिस्सा बन जाते हैं और ज़्यादा देर तक वहाँ रहते हैं तो वो भी कम खुश होना शुरू हो जाते हैं। आखिर फ्रांसीसी सकाफ़त में ऐसा क्या है जो दूसरे ममालिक से यहाँ आकर बसने वालों को भी ऐसा लंबा अरसा रहने के बाद ना खुश या कम खुश बना देता है?
क्लॉडिया सेंक ने अपने एक और मजमून में यह भी लिखा कि जब भी फ्रांसीसियों से यह पूछा जाएगा कि कल उन्होंने कैसा महसूस किया था, तो उनके जवाब में बहुत ज्यादा मनफी जज्बात नजर आएंगे, जैसा कि गुस्सा, परेशानी या जहनी दबाव वगैरह। अगर आप इंटरनेट पर फ्रांसीसियों के उमूमी रवैये जानने के लिए सर्च करेंगे तो आपको ऐसा बहुत सा मवाद मिलेगा जो उन्हें गुस्से से भरा हुआ है, बदतमीज और बदतहजीब साबित कर रहा होगा। लेकिन क्या वो मुल्क वहाँ रोमांस और मोहब्बत का दारुल हुकूमत पेरिस है? ऐसा हो सकता है? वजह जानने के लिए ज़रा माजी को खरीदना पड़ेगा। मुतअद्दिद मुहक्किक समझते हैं कि फ्रांस ने अपने नौआबादियाती दौर में जो कुछ किया, उसके फ्रांसीसी उसके गलत एहसास जुर्म का बोझ भी उठाए हुए हैं। बांग्लादेश पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के दूसरे सबसे बड़े लीडर और भारत को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इकराम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस का कहना था कि अगर इकराम भारत में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस था, उसके पास से हिंदुस्तानी पासपोर्ट और उसके बीवी का आधार कार्ड मिला है। बाखबर जराये ने बताया कि इकराम को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। वह बांग्लादेश में अंसारुल इस्लाम के सरकर्दा रहनुमा उस्मान गनी उर्फ अबू इमरान का करीबी है। पूछगछ के बाद ढाका पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी और बैन अक़वामी जराइम CTTC को मालूम हुआ कि इकराम अल-कायदा के भारत में यूनिट का सरबराह है। भारतीय पुलिस को काफी अरसे से उस मतलूबा दहशतगर्दी की तलाश थी। अदालत और तफ्तीशी एजेंसी में दिए गए बयान के मुताबिक इकराम जिला सदर के गांव बोरोचर का रिहायशी है। क्रिकेट आलमी कप 2023 अक्टूबर माह से शुरू होने वाला है और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने यह वाज़ेह नहीं किया है कि उनकी टीम भारत का दौरा करेगी या नहीं। आलमी कप 2023 का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के साथ खेलेगी और भारत के साथ उसका मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों साफ कर दिया है कि टीम भारत जाएगी या नहीं। इस सिलसिले में फैसला हुकूमत पाकिस्तान को लेना है। अब इस सिलसिले में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दी है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जरिए बनाई गई कमेटी की सदारत वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इस कमेटी में वज़ीर कानून नाजिर तर्रार, दाखिली उमूर के वज़ीर राना सनाउल्लाह, बैंड रियासती उमूर के वज़ीर एहसान मिज़ारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी शामिल होंगी। अब ये कमेटी ही हतमी तौर पर फैसला करेगी कि पाकिस्तानी टीम आलमी कप खेलने के लिए हिंदुस्तान जाएगी या नहीं। अब ये तो तय नहीं है कि कमेटी अपना फैसला कब तक सुनाएगी, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन आलमी कप में हिंदुस्तान मुकाबला पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं। ये शायकीन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जल्द ही दौरा हिंद का ऐलान किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान का दौरा नहीं करती है तो पहला एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम के आदमी मौजूदगी में आलमी कप क्वालिफाई तीसरा मुकाबला हासिल करने वाली टीम स्कॉटलैंड को खेलने का मौका मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट शहदाइयों को भले ही मायूसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्कॉटलैंड की खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। पाकिस्तानी सियासत और क्रिकेट पर गहरी नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि पाकिस्तानी टीम आलमी कप टूर्नामेंट खेलने हिंदुस्तान जरूर आएगी। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में तमन्ना, मिसबाहुल हक, सैयद नज़ीरुल्लाह, मुश्ताक, साजिद हुसैन, मुतीउल्लाह शेख ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे तमाम साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रो नजर। शुक्रिया।